गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आपकी कक्षा 10 का लेसन नंबर 5 अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को अधिक से अधिक क्या करें, रिवाइज करें घर जाकर। जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उसको यूट्यूब चैनल पर क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उनको लाइक करें। और जो भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, उन चीज़ों को अपन कांटेक्ट कर सके करके उन समाधान कर सकते हैं। टीचर से कांटेक्ट करो, बात करो, तभी आपको ये क्या समाधान होगा। और बार बार इन चीज़ों को घर पर बैठ के आप पढ़ो। ठीक, तो आपका अम्ल क्षार लवण, तो आपने कल पढ़ा था टॉपिक लवण क्या होता है, लवण को क्या बोलते हैं, साल्ट। साल्ट थोड़ी सी समझ देख लेते हैं। अम्ल प्लस क्षार, जब अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस क्या बनता है, जल बनता है। लवण प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। अब देखो अम्ल क्या देते हैं, क्या देंगे, H प्लस आयन देते हैं, और क्षार क्या देते हैं आपको, OH माइनस आयन देते हैं। तो इन दोनों से त्यागा दोनों ने, एक H प्लस त्यागा, OH माइनस, तो इनसे क्या निकला, क्या बना, जल। मतलब लवण क्या होते हैं, अम्ल प्लस क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हुई, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह जो अभिक्रिया होती है, इससे जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का क्या उत्सर्जन होता है, उसी कारण से इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण ऊष्मा भी कहा जाता है। तो लवण, अब लवण भी काफी प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल प्लस क्या लिया, प्रबल क्षार, तो क्या बना, लवण प्लस क्या बना, जल बना। क्या बना, लवण प्लस जल बना। ठीक, अब प्रबल अम्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, मतलब ये किसके प्रकार है, अम्ल और क्षारों के। तो दोबारा देखते हैं इसको, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। ठीक, अम्ल दो प्रकार का हुआ, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार भी दो प्रकार का हुआ, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक, मतलब अम्ल प्रकार, अम्ल दो प्रकार हुआ, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब दो इनसे क्या नाम बनते हैं, जब कोई प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, प्रबल अम्ल को इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड WA। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड। इसको क्या बोलेंगे, वीक WB। अब ये ऐसे इससे क्रिया कर रहा है WB से, तो क्या बन गया, SA और WB, ऐसे WB बन गया। और इसकी क्रिया बनाई, इससे करो, पहले का चौथे से करवाओ क्रॉस, दूसरे का तीसरे से करवाओ। तो क्या बनेगा, बोले कोई लवण बनेगा। तो दूसरे का मैं किसके साथ करवा रहा हूं, तीसरे का, पहले का चौथे के साथ क्रॉस और दूसरे का तीसरे के साथ, 2 3।
तो दुर्बल अम्ल किससे क्रिया कर रहा है? प्रबल क्षार से। तो क्या WA और H3। तो ये सामान्य जानकारी थी लवण में, इनसे लवण बनेंगे। ठीक, अब मैं कहता हूं अम्लीय लवण क्या होता है। आपका टॉपिक इसलिए अम्लीय लवण क्या होता है, मतलब किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय लवण। जैसे आपको प्रश्न दे दिया, क्या होता है जब स्ट्रॉन्ग लवण, स्ट्रॉन्ग अम्ल और एक क्या है वीक क्षार, तो अम्लीय लवण बनाइए। मतलब कैसे आ गया था, क्या होता है जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है। ठीक, मतलब कोई रिएक्शन दे देगा वो, क्या होता है जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है, तो बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। तो अब अपन जानते हैं अम्लीय लवण क्या होते हैं। तो बे लवण अम्लीय लवण कैसे शो करते हैं, बे लवण उनकी प्रकृति कैसे होती है। अम्लीय लवण देखो, बे लवण जब कोई प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से, मतलब जब कोई प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तो फैक्ट क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। ठीक, अब आपको प्रबल अम्ल कौन सा लेगा, प्रबल अम्ल ले लिया आपने HCl, क्या ले लिया HCl। अब दुर्बल क्षार कमजोर जो वीक वाला बेस है वो आपको किससे क्रिया करानी है, NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, तो प्रबल अम्ल जब दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तो अब देखो क्या रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, जल बचा क्या, NH4Cl। लवण तो बना कौन सा, NH4Cl, पर इस लवण की प्रकृति क्या होगी आपको ये छाटना में मुख्य बात। इसलिए मैं समझा रहा था आपको कि अम्ल दो प्रकार होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो उनमें देखो जब कोई प्रबल अम्लीय लवण क्या होते हैं वो पूछेगा, अम्लीय लवण क्या होते हैं बताइए। ठीक, किसी एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देते हैं उनको समझाइए। जब कोई प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक, तो प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl ले लिया, दुर्बल क्षार कौन सा ले लो, NH4OH ले लो या MgOH ले लो। ठीक, तो NH4OH से आपने क्रिया करवाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब NH4OH से क्रिया करवाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाई, तो NH4Cl क्या बना, लवण बना। क्या बना, लवण। अब इस लवण का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। और वो पूछेगा इस लवण की प्रकृति कैसी होती है, तो ये कौन सा लवण बना आपके पास, अम्लीय लवण। क्या बना, अम्लीय लवण। क्या बना, अम्लीय लवण। तो NH4Cl की प्रकृति क्या है, अम्लीय लवण बन गया। अब कभी कभी पूछ लेता है आपसे NH4Cl में प्रयुक्त अम्ल में क्षारों के नाम बताइए। मतलब इस NH4Cl को बनने में कौन कौन से आपके अम्ल काम में आ रहे हैं, कौन कौन से क्षार काम में आ रहे हैं। ठीक, तो एक आपका आ रहा है NH4OH, एक आपका क्या आ रहा है HCl। ठीक, तो कौन कौन से होंगे, HCl और NH4OH। तो ये अम्लीय लवण दोबारा देखते हैं। जब कोई प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक, अब जैसे मैंने कोई प्रबल अम्ल ले लिया HCl और दुर्बल क्षार ले लिया NH4OH, तो क्या बना, NH4Cl लवण बना, लेकिन उसकी लवण की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, और जल बाहर निकल जाता है। तो एक स्पेशल नोट में डाल लेना आप ऐसी पॉइंट, अम्लीय लवण। इसी प्रकार क्षारीय लवण क्या होते हैं, उदाहरण देते हैं क्षारीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्षारीय लवण देखो
अब क्या बचा आपके पास, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, मतलब वीक एसिड WA, और ये क्या दुर्बल स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब कोई दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल तो बनेगा। लेकिन अब उसकी प्रकृति कैसी होगी चाहे देखते हैं। अब आपको उदाहरण ये क्या आपको याद रखना पड़ेंगे, दुर्बल अम्ल के दो कम से कम 4 उदाहरण को याद करना है। दुर्बल अम्ल मैं ले लिया दुर्बल अम्ल CH3COOH, CH3COOH, और प्रबल क्षार ले लिया NaOH। CH3COOH का नाम है एसिटिक अम्ल, क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको क्षारीय लवण देखना है, तो जब कोई दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है लवण प्लस जल बनता है। तो मैंने कोई दुर्बल अम्ल ले लिया एसिटिक अम्ल CH3COOH और प्रबल क्षार लिया NaOH, ये क्रिया करेंगे तो क्या निकाल दो, जल, जल को क्या निकाल गया बाहर। अब बचा CH3COONA, ठीक। अब CH3COONA क्या लवण तो है, लेकिन वो कौन सा लवण है, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। देखो कैसे नाम पड़ा, सोडियम, ये क्या है, सोडियम Na क्या बोलते हैं इसको, Na को क्या बोला, सोडियम, और CH3COO- क्या होता है, एसिटेट आयन, तो सोडियम एसिटेट आयन बनता है, सोडियम एसिटेट बनता है, जल बन है। अब इस सोडियम एसिटेट की प्रकृति नेचर कैसा होता है, क्षार होता है। तो कोई पूछे सोडियम एसिटेट लवण तो है, लेकिन वो कैसी प्रकृति उसकी, क्षारीय। अब इस क्षारीय लवण में कौन कौन से अम्ल और क्षार होते हैं वो ध्यान रखें। तो वही CH3OH और NaOH, ये तो अम्ल है, एक क्या है, क्षार। तो ये लवण के बारे में 2 नोट्स है आपके, स्पेशल फॉर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं। वैसा आ जाता है जब कोई दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो क्या होता है, वो दे देगा। जब कोई एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद का एक रासायनिक समीकरण लेंगे, और उस विलयन बना जो पदार्थ बना उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो दुर्बल, आप ये मेन मुख्य चीज याद रखनी है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। अम्लीय लवण में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो ये आपके लवण के बारे में क्या टॉपिक्स पूरा है, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, लवण क्या हुआ, अम्ल और क्षार आपस जब क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। अब अम्लीय कितने प्रकार में होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार कितने प्रकार में होगा, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक। अब अम्लीय लवण पड़ेगा, अम्लीय लवण क्या होंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनता है। कोई प्रबल अम्ल आपने क्या लिया HCl, दुर्बल क्षार क्या लिया NH4OH, तो इससे क्या बनेगा, NH4Cl लवण बन गया आपका। उस लवण की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, जल बाहर निकल जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप प्रबल अम्ल के रूप में उदाहरण में HCl लो, आप HNO3 ले सकते हो, H2SO ले सकते हो। दुर्बल क्षार में COOH का होल ट्वाइस ले सकते हो, MgOH का होल ट्वाइस ले सकते हो। तो ये आपको उदाहरण जितने याद होंगे, प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। उसी प्रकार क्षारीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण में दुर्बल अम्ल और जब प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। अब दुर्बल अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल हुआ, कार्बोनिक अम्ल हुआ, फिर फार्मिक अम्ल हुआ, ये सभी क्या दुर्बल अम्ल हैं। फिर प्रबल क्षार NaOH, KOH, RbOH, ये सब आपके क्या है, प्रबल क्या है, क्षार है। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या होना है, लवण प्लस जल बन रहा है। तो मैंने कोई दुर्बल अम्ल क्या लिया, एसिटिक अम्ल लिया, और प्रबल क्षार क्या लिया, NaOH। इनके नाम आपको याद होना आवश्यक है।
हर रिएक्शन के नीचे क्या है, नाम लिखना क्या कंपलसरी है, अच्छा लगता है। तो CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो अब इससे क्या लवण तो बनेगा, लवण कौन सा बना, सोडियम एसिटेट। उसकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय, जल आपका बाहर निकला। तो यहाँ पर लवण क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक, अब लवण के बाद में अब देखो ये रिएक्शन तो हमने क्या बना दिया, उसका में आप एक टॉपिक है थोड़ा आपके देखते हैं उसको, संयोजकता क्या होती है, बैलेंस मुख्य है। आप हर रिएक्शन में क्या होगी, बैलेंस ही काम में आएगी। पहले थोड़ी सी संयोजकता के बारे में ध्यान में देते हैं। संयोजकता जो कि अम्ल और क्षार दोनों में क्या होगी, काम में आएगी, बैलेंसिंग क्या होगी, संयोजकता। संयोजकता को इसमें वैलेंसी होती है। वैसे तो लैटिन भाषा का शब्द है, वैलेंटिया शब्द से मिला बना हुआ है, मतलब सहयोग करने की क्षमता ही क्या होगी, किसी तत्व, परमाणु, आयन, अणु द्वारा सहयोग करने की क्षमता ही क्या कहलाती है। वैसे तो सामान्य भाषा में संयोजकता होती है, लेकिन एक साइंस विज्ञान के हिसाब से अपन वैलेंसी की परिभाषा पढ़ें तो काफी सारी समझ में आई परिभाषा है आपको संयोजकता क्या होती है। तो किसी परमाणु अणु आयन द्वारा, किसी परमाणु अणु व आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर, मतलब कोई परमाणु होगा, अणु होगा, आयन होगा, वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर और ग्रहण कर अपने आयतन कोश में अष्टक नियम का पालन करता है। यह अपन क्या है, मतलब किसी परमाणु, अणु में आयन के द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा और अपने आयतन कोश में स्थायी विन्यास क्या प्राप्त करेगा। अब स्थायी विन्यास प्राप्त कैसे करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा या क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अरे अपना स्टेबिलिटी आपको मौजूद करनी है तो परमाणु क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता या इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण करता है और अपने आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की क्या पूर्ति कर लेता है। अब जब उसके आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है तो वह विन्यास कैसा होता है, स्थायी विन्यास, स्टेबल है। तो आयतन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या बोल सकते हैं अपन, संयोजकता कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होगी, आयतन कोश में जो भी परमाणु का आयतन कोश होता है, आयतन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी अपन क्या बोल सकते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक, अब अम्ल के द्वारा क्या होगी, अम्ल और क्षार, मतलब अम्ल H+ जो H+ हाइड्रोजन आयन मतलब किसी विलयन में H+ आयन त्यागे गए H+ आयनों की संख्या, H+ हाइड्रोजन आयनों की संख्या वह उस अम्ल की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। मतलब आवाज समझने की कोशिश करना, अम्ल में क्या होगा, एक जितनी H+ वो त्यागेगा वह उस अम्ल की क्या होगी, बैलेंस ही होगी। ठीक, इसी प्रकार किसी क्षार में OH- आयनों की संख्या, मतलब अम्ल में H+ आयनों की संख्या और हाइड्रोजन में OH- आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं, अम्ल की संयोजकता। इसी प्रकार क्षार की संयोजकता, मतलब कोई अम्ल जितने H+
त्यागेगा वह उस अम्ल की क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। उसी प्रकार किसी भी लिए में कोई क्षार जब OH वाले साइन में त्यागता है तो वह उसकी क्या कहलाएगी, क्षार की संयोजकता कहलाएगी। अब इसके बाद देखते हैं एक आवर्त सारणी में, मेरा आपका पाठ लेसन आएगा उसमें आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की संयोजकता थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाद में उस पाठ में पढ़ेंगे इन चीजों को। तो पहला आपका फर्स्ट ए वर्ग होता है क्षार, उसको क्या बोलते हैं, क्षार। ये आपको याद रखना है। तो मैं पहले लेता हूं फर्स्ट ए वर्ग, हाइड्रोजन, मतलब फर्स्ट ए वर्ग जो होता है वो क्या कहलाता है, क्षार धातु कहलाता है। पहला है उसमें हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, सोडियम, रुबिडियम। अब देखो इन दोनों के मध्य में कितना अंतर है, 2 का। इसके मध्य 8, इसके मध्य 18। यदि आपको उनके परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो आवर्त क्या होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, कितने का अंतर है, 2, 8, 8, 18 और जोड़ो इसमें, कितने जोड़ो, 18, 9, 8। तो इसका क्रमांक कितना हो गया, 37। फिर क्या जोड़ो, 18 का अंतर, ठीक। उसके बाद फिर 18, का अंतर। अब 37 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। ठीक। अब इसमें क्या जोड़ो, 32, तो आपका क्या आएगा, 27। ठीक। एक बार आपका मैं बता देता हूं, फर्स्ट ए वर्ग आवर्त सारणी में फर्स्ट ए वर्ग में पहला है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, 37 के परमाणु क्रमांक है, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक, ये जो तत्व है इन तत्वों के भाइतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। उसी की देख लो, जैसे मैंने सोडियम लिखा 11 N, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 9 नंबर को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक। देखो 2, 8, 1। तो अंतिम कोश में, भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। उस तत्व की संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी। तो फर्स्ट ए वर्ग जो क्षार धातु होते हैं उन तत्वों की सबकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। तो +1 वैलेंसी, Bf वैलेंसी फैक्टर, ठीक। संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। तो फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। इस प्रकार सेकंड ए देखते हैं, सेकंड ए वर्ग के तत्वों को क्षार मृदा धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार मृदा धातु। इनको क्या बोलेंगे, क्षार मृदा धातु तत्व। इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रुबिडियम। अब देखो 4, 3 और 4, 11, 12, 19, 20, 37, ये क्या होगा, 38। अब देखो कितने का अंतर है, 8, 18 जोड़ के 38, 18 जोड़ 38,
ये याद भी रहे वैरियम, ये नाम नहीं याद रखिएगा, हिंदी नाम तो याद रखिए, एटम नंबर याद भी रहे। तो कितने का अंतर है 18, 38 में 18 जोड़ दो क्या हो जाएगा 55 56, ये क्या हो जाएगा इसमें कितना जोड़ना है 32 वो 88। तो एक तरह आपको क्या स्वतः ही याद हो जाएगा 88। तो ये जो ग्रह होता है क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, फर्स्ट वर्ग क्या कहलाया क्षार धातु, सेकंड वर्ग क्या कहलाएगा क्षार मृदा धातु। ठीक, चौथा क्रमांक वेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रूबेरियम, इन तत्वों के सबके आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं। इन तत्वों की वैलेंसी नंबर कितनी हुई 2 ही, एक बार देख लेते हैं। जैसे बेरिलियम देखो 4 डी 1s2 और 2s2, आयतन कोष कौन सा है 2s2। दूसरा कोष कितनी संख्या है 2, तो इन सबके आयतन कोष में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी 2 हुई। तीसरा है आपका थर्ड ए, कौन सा थर्ड ए, ये फर्स्ट ए हो गया, ये सेकंड ए हो गया, सेकंड ए वैलेंसी फैक्टर 1, इसकी क्या हुई +2। सबकी सब तत्वों के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, तो आयतन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधार पर उस तत्व की क्या संयोजकता निर्धारित की जाती है। तीसरा थर्ड ए में देखो आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम और टीएम। ठीक, 5, 13, 31 आपका क्या हो गया 49 और 81। थर्ड ए जो वर्ग होता है बोरॉन, 13वां एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलेनियम, इसको क्या बोलते हैं टीआई, क्या थैलेनियम। ये इंडियम हो गया, ये गैलियम, ये एल्युमिनियम जानते हो और बोरॉन। इन तत्वों की संयोजकता, इनके आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 होते हैं। जैसे बोरॉन देख लेते हैं, बी का ही देख लेते हैं, 1s2, 2s2 और 2p1, तो आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 3। तो थर्ड ए वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी +3 होगी वैलेंसी, क्योंकि इनके आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है। इसी का निकाल देख लो, सबके आयतन कोष में कितने आएंगे, या 2p1 हो जाएगा, जैसे आयतन कोष में 2s2 तो कॉमन चलेगा, 2p2, 2p3, तो आयतन कोष में सबके में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन। चौथा आता है, चौथा वर्ग आता है फोर्थ ए वर्ग। पूरी डिटेल इसकी आप आसानी पढ़ेंगे अपन, अभी तो कॉमन रूप से देख लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn(P), ठीक। कार्बन का नंबर होता है 6, 14, 32, 50 और 3 होता है 82। मतलब चौथा जो वर्ग है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Sn को क्या बोलते हैं टिन बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे लेड। इन सबके आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, इनकी वैलेंसी नंबर क्या होगी 4। ये कार्बन क्या संयोजी है चतुसंयोजी, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी, कार्बन संयोजकता कितनी हुई 4, तो इन सबकी संयोजकता क्या होगी 4 होगी। उसके बाद आता है आपका 5वां वर्ग, 5वां वर्ग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये आपको हुआ। फिर ए वर्ग 7, 15, 35, 51,
और 83। फिफ्थ ए वर्ग की संयोजकता, अब लगातार संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसके बाद संयोजकता क्या होगी, कम होगी। इन तत्वों की संयोजकता होती है -3। -3 कैसे होगी, सोडियम नाइट्रोजन को होता है 7, 1s2 2s2 2p1, कितने बढ़ती है 2 4 और 3, तो वायतन कोष में तो हुई 5। अब लेकिन वायतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अब ये नहीं 5 संयोजकता है इसकी, अपना स्टक पूर्ण करने के लिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 3 की। तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है, रेनाइन बनता है। तो इन सब तत्वों की वैलेंसी क्या होगी, -3 हुई। बीएफ फैक्टर क्या हुई, वैलेंसी फैक्टर कितनी हुई, -3 हुई, ठीक 3। इसको न्यूक्लियोजेंस परिवार कहते हैं, न्यूक्लियोजेन परिवार। नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों के नाम लेते हैं, तो पूछ देता है कि फिफ्थ ए वर्ग के तत्वों के नाम लिखिए। उसके बाद में आता है सिक्स्थ वर्ग, आपका सिक्स्थ वर्ग है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सेलेनियम, टीआई, पोलोनियम, टेलुरियम। 8 16 34 52 और 84, ठीक। मतलब ये जो सिक्स्थ ए वर्ग परिवार है इसको ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन परिवार, ठीक। ऑक्सीजन परिवार इन सब के वायु कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैसे 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी आई, 2। इसकी फिफ्थ ए वर्ग की -3 हुई और सिक्स्थ ए वर्ग के तत्वों से -2 हुई, ठीक। अगला आता है आपका 7वां वर्ग, 7th वर्ग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर ये फ्लोरीन 17 35 3 और 4 53, इसका क्या होगा, देखो दोबारा देखते हैं वैलेंस फैक्टर आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की संयोजकता है। फर्स्ट ए वर्ग क्या होता है, क्षार धातु तत्व कहलाता है। फर्स्ट ए वर्ग के अंतर्गत आने वाले तत्वों की संयोजकता क्या होगी, +1 होगी। सेकंड ए वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारमय धातु बोलते हैं। इन तत्वों के अंतर्गत आने वाले, ठीक, ये वर्ग हैं, इन वर्गों में आने वाले तत्वों की वैलेंस फैक्टर क्या होगी, +2 होगी। थर्ड ए वर्ग के तत्वों की वैलेंसी कितनी है, +3 होती है। फोर्थ ए वर्ग ये 4 होगी। फिफ्थ ए वर्ग के अंतर्गत आने वाले तत्वों की क्या होगी, -3 होगी। सिक्स्थ ए वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आने वाली वैलेंसी क्या होगी, -2 होगी। और सेवेंथ ए वर्ग के अंतर्गत आने वाले तत्वों की क्या होगी, -1 होगी। तो एक उस आवर्त सारणी के मध्य में क्या है, कुछ वर्गों के तत्वों की क्या है, संयोजकता है। ये आपको याद रखनी है, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो अब मेन फैक्टर इसमें क्या है कि आयतन कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह उस तत्व की क्या संयोजकता कहलाती है। देखो आवर्त 7 होते हैं तो उन तत्वों के मध्य में कितने का होगा, एक आवर्त में 2 का होता है, दूसरे के मध्य 8 का होगा, 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर क्या 32 का। ये पहला आवर्त हो गया, फर्स्ट आवर्त, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये जो आवर्त है उन आवर्तों के मध्य में अंतर है, इससे आप क्या मतलब एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो ये वैलेंसी है, बार बार प्रैक्टिस करोगे। वैसे तो ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तत्वों यहाँ से हैं, ठीक। ये एस ब्लॉक हो गया आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, आपको ब्लॉक कौन सा कहलाएगा, एस ए ब्लॉक, ठीक। ये कौन सा है, पी ब्लॉक कहलाता है, ठीक। तो आवर्त सारणी में डेली पढ़ेंगे एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। तो आपको अभी तो आवर्त सारणी में इनकी वैलेंसी आपको क्या याद रखनी, तत्वों की संयोजकता क्या होती है, तो
तो आपको नोट कर लिया होगा। अब वैलेंसी देखो कुछ तत्वों की महत्तम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं। अब एक बात याद रखना, परमाणु या अणु या आयन, परमाणु में अणु आयन। अब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या त्यागता है, ये अर्थ क्या त्यागना, त्यागेगा तो क्या बनेगा धनायन बनेगा, फैक्ट ऑफ एक्स क्या बनेगा धनायन ही बनेगा। अब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है ऋणायन बनता है। ठीक, तो अपन ने होगा हाइड्रोजन से लेकर कार्बन तक, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन तक संयुक्त क्या हुई बड़ी, लगातार वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ बढ़ा, उसके बाद में क्या हुआ कम, बीएफ क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो कार्बन तक तो बढ़ता है, उसके बाद में क्या होता है कम हो रहा है। तो मतलब कार्बन तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है त्याग रहा है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है, त्यागने पर धनायन बनता है और ग्रहण करने पर क्या बनता है ऋणायन बनता है। आपको इस प्रकार से क्या याद रखना है, बार बार रिवाइज करोगे तब जाके आपको ये चीज याद होंगी। ठीक, ये इस पाठ में अम्ल क्षार और लवण वाले पाठ में आपको इस संयोजकता के बारे में क्या ज्ञान कराया। तो आपको घर जाके ये आपको चार्ट क्या याद करना है, वैलेंसी याद करनी है, परमाणु क्रमांक याद करना है, संयोजकता निकालनी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको जब तक याद होगा तभी आप इसकी वैलेंसी निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16 होता है। ठीक, देखो इसका जानकारी सल्फर 16, इलेक्ट्रॉन विन्यास 9 पढ़ चुके हैं हम, 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना संदेशन s की क्या क्षमता कितनी होती है 2 की, p की कितनी होगी 6 की, d की 10 की होती है इलेक्ट्रॉन की, f की क्या होती है 14 की होती है। बताइए जल्दी से बात में 1s2 2s2 2p6 कितने बढ़ दिया हमने 10 बढ़ दिया, 16 बढ़ गया, 3s2 12 हो गए, अवस्था कितनी 3p4। अब घायतन कोष कौन सा है तीसरा। अब तीसरे में कौन से आ रहे हैं आपके एस आ रहा है पी आ रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई 2 और 4 कितनी होती है 6। अभी इस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास अष्टक पूरा नहीं हुआ है, अब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको घायतन कोष में पूरा करने के लिए। आप कितने की आवश्यकता होगी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, कितनी होती है 2 की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा। अब कितने की आवश्यकता है 2 की, जो आवश्यकता होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे 2, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी -2। ठीक, अभ्यास करोगे तब आपको ये संयोजकता याद होंगी, है ना, असंभव नहीं है इस प्रकार। तो इन चीजों को आपको याद करो, कम से कम 30-35 तत्वों के आपको परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल याद होने आवश्यक। बस आज के लिए इतना ही। आपने लवण अम्लीय लवण पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और वैलेंसी के बारे में कुछ पढ़ा। तो इन 3 टॉपिकों को आपको रिवाइज करना है, याद करना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी अगले दिन अपन उसको आंसर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।